हेलो एवरीवन, आज डेट है 15 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से CBI और ED चीफ की जो टर्म है उसको एक्सटेंशन को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास करवाए हैं और ऑर्डिनेंस पास करके उनकी जो टर्म पहले 2 साल की हुआ करती थी उसको एक्सटेंड करके 5 साल का कर दिया गया है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो तो आरोप लगा रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इनकी टर्म को उन्होंने एक्सटेंड किया है। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आई है ऑर्डिनेंस। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना है, उन दोनों आर्टिकल के नाम बताने हैं जिसके थ्रू प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। तो उन आर्टिकल का नाम जो है और जो आर्टिकल नंबर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। CBI के जो चीफ है उसकी टेन्योर को इंक्रीज करने के लिए दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में अमेंड करना पड़ा और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में चेंज करके ED की जो पोस्ट है, ED डायरेक्टर जो पोस्ट है उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो इसमें चेंज करना पड़ा। देखो, अपोजिशन पार्टी का ये भी कहना है कि कुछ ही टाइम में जो विंटर सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का, तो फिर ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसके अलावा अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोल रखा है कि मान लो किसी को अभी आपने अपॉइंट किया है तो उसको बेनिफिट देने के लिए आप इस तरीके के ऑर्डर पास नहीं कर सकते हो। लेकिन जो ED हेड है प्रेजेंट टाइम में संजय कुमार मिश्रा, वो 17 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, तो उन्हीं को इस तरीके का बेनिफिट देने के लिए इसको 3 साल और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। इससे पहले भी जो संजय कुमार मिश्रा है उनकी 1 ईयर उनको एक्सटेंशन दे दिया गया था और अब उनको 2 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब कोई भी जो पोस्ट है उसमें 3 साल, पहले 2 साल हुआ करते थे, अब 3 ईयर्स उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है S-400 जो सिस्टम है जो रशिया से इंडिया को डिलीवर होने वाला है, एक तरीके से मिलिट्री सिस्टम है। अपनी सिक्योरिटी को, अपने बॉर्डर एरियाज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ये चाहता था कि ये जो वेपन है वो इंडिया को भेजे जाए। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि देखो, रशिया इंडिया को भेज रहा है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन US ने अपने यहाँ पर एक एक्ट बना रखा है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अपने जो विरोधी हैं उनको काउंटर करने के लिए ये एक्ट बनाया था और इस एक्ट के थ्रू कोई भी कंट्री, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया, इनके साथ में अगर अपने कोई भी आर्मी रिलेशन या इस तरीके के रिलेशन मेंटेन करती है जिसमें वो वेपन्स या इस तरीके के जो डिफेंस सिस्टम है वो भेजे जाते हैं, तो उनके ऊपर क्या लगाए जाते हैं US के द्वारा रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि टर्की के और चाइना के ऊपर भी इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं US के द्वारा। तो अब यही प्रॉब्लम बनी हुई है कि क्या इंडिया के ऊपर भी वो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे जिससे इंडिया और US के जो रिलेशन है वो एक तरीके से उनमें क्या प्रॉब्लम, उनमें बाधाएं क्रिएट होंगी। अब इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो, दिसंबर में ये जो डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया को डिलीवर होगा दिसंबर 2021 में, और उसी टाइम इंडिया और US की 2+2 मिनिस्ट्रियल जो डायलॉग है वो भी शेड्यूल है। इसके अलावा रशिया के साथ भी हमारे यहाँ पर रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है 2+2 मिनिस्ट्रियल जो डायलॉग है उसमें कौन कौन से मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, और क्या सिर्फ हम US के साथ ही ये मिनिस्टर डायलॉग फॉलो करते हैं या फिर किसी अदर कंट्रीज के साथ भी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है COP26 की मीटिंग को लेकर के। COP26 की मीटिंग को अगर हम देखें तो कंप्लीट हो गई है। इसमें डिस्कशन हुआ कि क्लाइमेट को कैसे सेव करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बताया गया। इंडिया ने अपने टारगेट लिए हैं कि 2017 तक हम नेट जीरो एमिशन लेकर के आएंगे। इसके अलावा इंडिया ने यह भी बोला है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत सारा फोकस करेंगे। पहले जो टारगेट लिए थे उनको चेंज किया है, मतलब जो NDC नेशन डिटरमाइंड जो टारगेट्स थे उनको चेंज करने की कोशिश की है इंडिया ने, और बहुत सारी जो नई चीज़ें हैं उनको इंक्लूड किया है। अब प्रॉब्लम ये थी कि क्लाइमेट चेंज ये जो मीटिंग है जैसे ही कंप्लीट होने वाली थी तो एक फाइनल टेक्स्ट तैयार किया गया, उसमें एक एग्रीमेंट रखा गया कि कोयले को फेस्ड आउट कर देंगे। ठीक है, कोयले को हम फेस्ड आउट कर देंगे। तो इसको लेकर के जो हमारे मिनिस्टर है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर, उन्होंने इस बात को उठाया। उन्होंने बोला कि आप फेस्ड आउट मत करो, फेस्ड डाउन करो, मतलब धीरे धीरे कोयले का जो यूज है, कोल का जो यूज़ है उसको कम करो। फेस्ड आउट आप कैसे कर सकते हो भाई? जो डेवलप्ड कंट्रीज है, देखो बार बार एक ही पॉइंट उठता है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने तो, आपने तो पूरा यूज़ कर लिया, ग्रोथ कर ली, और आपने कोल का यूज़ किया है, एमिशन तो आपके यहाँ से हुआ ना।
और आप बोलते हो कि फेस्ड आउट कर देंगे। फेस्ड आउट कर देंगे, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो कहाँ जाएंगी? उनको भी तो अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है भाई। तो उसके लिए आप फेस्ड आउट नहीं कर सकते हो, आप फेस डाउन कीजिए कि इस टाइम तक हम इतना कोल का जो यूज़ करते हैं उसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे और उसका अल्टरनेट सोर्स ढूंढेंगे। ओके। इसके अलावा जो मनी ट्रांसफ़र की बात की जा रही है उसको लेकर के कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं आया कि डायरेक्टली ये बोला गया हो कि हाँ हाँ अडेप्टेशन फंड बनाया जाएगा, पैसा डिलीवर किया जाएगा, ऐसा कुछ भी सामने को नहीं देखने को मिला। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है उसमें सभी सोर्सेज से उसका जो एमिशन है उसको मिटिगेशन करने के लिए भी काम किया जाएगा, ये भी इस एग्रीमेंट में एक तरीके से बोला गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली सरकार ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए उसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि दिल्ली की जो आबो हवा है वो लास्ट 3 डेज से उसमें हल्का सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। कल भी हमने देखा कि स्कूल बंद कर दी गई हैं, गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उसमें भी ये बोला गया है दिल्ली सरकार के द्वारा कि भाई जितना हो सके घर से काम करो, व्हीकल्स का कम से कम यूज़ करो ताकि एमिशन कम हो। देखो सबको पता है कि जो मेजर जो प्रॉब्लम है वो स्टबल बर्निंग की वजह से है, क्योंकि देखो व्हीकल्स तो ऑल ईयर वहाँ पर चलते हैं, तो अगर ये जो पोल्यूशन लेवल है वो तो ऑल ईयर वहाँ पर इंक्रीज़ होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि सिर्फ दिवाली के टाइम और नवंबर के टाइम ये चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं? एक तो पोल्यूशन आप मान लीजिए कि फायर क्रैकर्स की वजह से, और दूसरा है स्टेबल बर्निंग की वजह से। इसको काउंटर करने की कोशिश भी की गई लेकिन इसके जो रिजल्ट है वो सही निकल करके नहीं आए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए हमारे कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक बात बोली है कि अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप हुई है। फेस्टिवल सीजन में जो सेल हुई है उसकी वजह से ये सब कुछ बूस्टअप देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 5 से, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो एक बताया गया है कि एक टाइगर रिजर्व नल्लामला हिल्स जो है उसको ओपन कर दिया गया है टूरिस्ट के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर जो मुल्ला पेरियार डैम है वहाँ पर जो वाटर लेवल इंक्रीज हो गया था इसलिए उसको खोल दिया गया है। यहाँ पर जो आर्टिकल है इम्पोर्टेंट वो है जोनल काउंसिल को लेकर के। पूरे इंडिया को अलग अलग जोन में बांट रखा है। इसके बांटने का मेन कारण ये था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू एरा जज चल रहा था तभी इसी टाइम में फोकस कर दिया गया था इस पॉइंट के ऊपर कि जो स्टेट है जिनका सेम कल्चर मिलता है, सेम तरीके की ट्रेडिशन मिलती है, एक तरीके से उन्हीं को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की गई ताकि किसी भी पॉइंट को लेकर के उनके बीच में कोऑपरेशन डेवलप हो सके। तो यहाँ पर जो मिस्टर शाह हैं हमारे जो होम मिनिस्टर, उन्होंने सर्दर्न जो जोनल काउंसिल है उनके हेड के रूप में पार्टिसिपेशन किया और ये बताया कि इस तरीके से जब ये जोनल काउंसिल वर्क करती है इसकी वजह से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है और इसके अलावा जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट है उनको भी इजीली सेटल किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर देखो एडिटोरियल पीस पर जो ग्रैंड मास्टर टैग दिया जाता है उसके बारे में बताया गया है कि अभी हमारे इंडिया में 71 और 72 ग्रैंड मास्टर अपॉइंट किए गए हैं, संकल्प गुप्ता और मित्रभा गुहा respectively after achieving their third norms last week. In August and September, Harshit Raja 20 and Raja Ritwik 17 had achieved their final GM norms. ओके, अब यहाँ पर अदर कंट्रीज़ के साथ में कंपैरिजन किया गया है कि सबसे ज़्यादा जो रशिया है वहाँ पर ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल है, जो लोग हैं वो एक तरीके से चेस में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और उनको इस तरीके के क्या दिए जाते हैं, ये टैग दिए जाते हैं, टाइटल दिए जाते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें, गुकेश डी became India's youngest grandmaster when he achieved the norms aged 12 years and 7 months in 2019. 9 सेकेंड नंबर की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9 out of the 42 GM that 5 ratified in 2019 were from India. और निहाल सरीन इज करंटली द 4th हाईएस्ट रेटेड जूनियर प्लेयर एज्ड 21, मतलब 21 से भी कम उनकी एज है और सबसे हाईएस्ट जूनियर प्लेयर हैं ये जिनको हाईएस्ट रेटेड प्लेयर्स का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 से देखिए, यहाँ पर एक बटरफ्लाई का नाम दिया गया है जिसका नाम है केसर ए हिंद। इसको अरुणाचल प्रदेश ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई के रूप में इसको डिक्लेयर किया है। नाम ध्यान होना चाहिए, देखो करंट में जो न्यूज़ है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि यहाँ पर जो कैबिनेट की मीटिंग हुई अरुणाचल प्रदेश में वो कहाँ नहीं हुई, जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं हुई।
कहाँ हुई? एक अनयूजुअल लोकेशन पे, पक्के जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर। तो इस तरीके की जो नाम आते रहते हैं ना, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। टाइगर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, उसके लोकेशन पूछ लिया जाता है। अब पक्के टाइगर रिजर्व है तो यहाँ पर कौन सी प्रजाति जो है वो एमिनेंट मिलती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, और कौन सी जो स्पीसीज है वो यहाँ पर एंडेमिक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी, जब तक आप खुद गूगल में यूज़ करना नहीं सीखेंगे तब तक आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो डेवलप नहीं होगी। तो जब भी कोई टर्म आए उसको सर्च करके उसके बारे में जो बेसिक फैक्ट्स है, बेसिक फैक्ट में जैसे ही विकिपीडिया खुलता है 3-4 जो लाइंस होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। डिटेल्ड में यूपीएससी कभी नहीं पूछता है। आपको मास्टर्स नहीं करना है अब सब्जेक्ट में, आपको हर सब्जेक्ट की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और वो डेवलप करना जरूरी है। ओके, क्योंकि देखो एडमिनिस्ट्रेशन का आप पार्ट बनने वाले हो, किसी भी एरिया की आपकी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको इकोनॉमी पता होनी चाहिए, तभी जा करके आप उस एरिया के बेटर डेवलपमेंट के लिए काम करोगे ना। तो जो सिलेबस है उसको बोझ ना मान करके एक तरीके से ये मानो कि मान लो मुझे अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग मिलती है तो मुझे पता होना चाहिए ना कि वहाँ पे क्या क्या है, किस तरीके से मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ, कौन कौन सी वहाँ पर स्पीसीज है, ट्राइब्स हैं जिनके ग्रोथ के लिए वर्क किया जा सकता है। तो ये चीज़ें, इनको बोझ ना मानते हुए एक तरीके से अपने जो सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन का यूज़ बाद में करना, पहले अपने माइंड का जो सर्च इंजन है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करो। हर चीज़ को सर्च करने की कोशिश करो, और जब सर्च करते हो तो धीरे धीरे जो माइंड का डेवलपमेंट है ना वो होने लग जाता है। अब यहाँ पर एक पक्के टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में आप डिस्कशन करोगे, सर्च करोगे। ओके, और जो भी बेसिक फैक्ट्स है उनको लिख लिया करो और धीरे धीरे फिर वो याद रहने लग जाते हैं। ओके, और सभी के साथ ऐसा ही होता है, जो टॉपर्स निकलते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, जो अदर्स पीपल होते हैं उनके साथ भी, जिसको देख के भी आपको लगे कि अरे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो नॉलेज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और दे रखा है, हाँ, अरुणाचल प्रदेश का है ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें भी बताया गया है कि 2014 में सबसे पहले यहाँ पर बटरफ्लाई को वॉच किया गया था, ये सब कुछ यहाँ पर बता रखा है। इसके अलावा ये जो बटरफ्लाई है इसके बारे में ये बताया गया है कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, सर्दन जो चाइना है वहाँ पर भी ये मिलती है। ओके, तो अगर ये बोला जाए कि सिर्फ इंडिया में मिलती है तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 10 से। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो बूस्टर डोज को लेकर के दे रखा है कि आईएमए चाहता है कि वो सारे लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको बूस्टर डोज दी जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उनकी जो इम्यूनिटी लेवल है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर आर्टिकल है करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के। करतारपुर कॉरिडोर आपको पता है कि जो सिख कम्युनिटी है उनके 2 इम्पोर्टेंट श्राइन जो हैं उनको कनेक्टिविटी करने के लिए, पाकिस्तान में एक श्राइन है और एक इंडिया में है, उनको कनेक्टिविटी करने के लिए करतारपुर कॉरिडोर डेवलप किया गया था, ताकि जो लोग हैं वो यहाँ से, इंडिया से इजीली पाकिस्तान में श्राइन तक जा सके और वहाँ से लोग यहाँ पर आ सके। अब देखो, पंजाब जो है वो, पंजाब की जो बीजेपी है उसने एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से मुलाकात करने की कोशिश की है कि जो करतारपुर कॉरिडोर है वो काफ़ी लंबे समय से बंद था। बंद होने का कारण क्या था? कोविड-19। अब कोविड-19 के जो केसेज है कम हो रहे हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पिलग्रिमेज हैं वो दोबारा ओपन हो रहे हैं, तो ये जो चीज़ है वो भी ओपन होनी चाहिए और इसके लिए भी गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि ये ओपन हो और जो भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको वो सारी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ उठा पाएँ, मतलब बेसिक जो इसका इम्पोर्टेंस है उसका यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया और यूएस और चाइना के ट्रेड रिलेशन को लेकर के एक तरीके से डिस्कशन होगा, वर्चुअल मीटिंग होगी दोनों के बीच में, जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में। अब देखो बहुत सारे पॉइंट्स के लेकर के डिस्कशन हो सकता है। अब वर्चुअल मीटिंग में स्पेसिफिक अगर हम देखें तो ताइवान के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया जा सकता है कि ताइवान को एक तरीके से इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में डेवलप किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।